ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ द टेम्पेस्ट और फिर हम डिस्कशन करते हैं। और याद रखें कि ये आखिरी जो है ना प्ले है, शेक्सपियर का लास्ट वर्क जो है, रिमार्केबल भी है, बहुत अच्छा काम भी है और एक ट्रेजेडी कॉमेडी है। लास्ट वर्क है द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट आपको पता है इसका मतलब होता है तूफान। कोई तूफान जो आए उसको हम कहते हैं टेम्पेस्ट। स्टोरी इसकी कुछ यूँ है कि इसका सेंट्रल कैरेक्टर है प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो used to be the Duke of the Milan, and his brother Antonio overthrew him with the help of Alonso, King of Naples. कहानी जहाँ से स्टार्ट हो रही है बच्चों टेम्पेस्ट की, वो वहाँ से हमें तकरीबन 12 साल पीछे जाना होगा। 12 साल पहले कोई ट्रेजेडी हो चुकी है। अब जहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है वो इतनी ट्रेजिक नहीं है वहाँ से कहानी। तो पहले पास्ट में हम जाएंगे और देखेंगे वो क्या हुआ है और अब ये प्रॉस्पेरो कौन है। सो प्रॉस्पेरो जो है वो ड्यूक ऑफ मिलान था, जिसके बारे में ये स्टोरी है। और कहते हैं कि प्रॉस्पेरो जो करेक्टर है ये शेक्सपियर का ऑटोबायोग्राफिकल करेक्टर है। हाल तो शेक्सपियर में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है विच इज कॉल्ड called especially by called by John Keats नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी बहुत अच्छी एक क्वालिटी है शेक्सपियर की। लेकिन फिर भी कहते हैं कि प्रॉस्पेरो में हमें जो है ना वो काफ़ी क्रिटिक्स ने कहा है कि ये शेक्सपियर खुद हैं। ऑटोबायोग्राफिकल यहाँ पे एलिमेंट में मिलते हैं। कैसे कहाँ पे उसको देखना है। लेकिन प्रॉस्पेरो कौन था? एक ड्यूक ऑफ मिलान है। मिलान का यूँ समझ लें ऑल इन ऑल था। जिस ये उस जमाने की बात है जब इटली की सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, यानी सिटीज ये अपनी अपनी आज़ाद रियासतें हुआ करती थी। सो ड्यूक हुआ करते थे हर सिटी के जो लीडर होते थे। सो मिलान जो है ना ये इटली का एक शहर है मिलान। इस तरह दूसरा एक शहर है नेपल्स। नेपल का जो है वो किंग या ड्यूक जो था वो था अलोंसो, और मिलान का जो ड्यूक है वो था प्रोस्पेरो। लेकिन प्रोस्पेरो के छोटे भाई जो है एंटोनियो, ये जो करेक्टर है एंटोनियो, इसने साजिश रची अलोंसो के साथ मिलकर। जो नेपल जो साथ वाली सिटी स्टेट है, नेबरिंग सिटी स्टेट है, उसके साथ मिलकर एंटोनियो ने एक साजिश की और जो है वो ओवरथ्रू कर दी इनकी गवर्नमेंट जो है प्रॉस्पेरो के। अपने बड़े भाई को हटा दिया इसने, ठीक है। और फिर क्या किया कि बड़े बड़े भाई को जो है एग्जाइल का पनिशमेंट दिया। एग्जाइल और डेथ दो ही पनिशमेंट होती थी पुराने ज़माने में। या तो हमेशा निकाल दिया जाता था या फिर मार दिया जाता था। दोनों बड़ी सजाएं समझी जाती थी। सो एग्जाइल जो है ना वो इसको दिया प्रॉस्पेरो को, और इसकी बाकी फैमिली तो शायद ना बच पाई। तो प्रॉस्पेरो और इसकी उस वक्त 2-3 साल की छोटी बेटी थी इसके पास। तो दोनों को एक बोट में बिठाकर वो जो है ना वो समंदर के हवाले कर दिया। क्या आगे तुम्हारी किस्त में, एक छोटी सी कश्ती पे बिठाकर बड़े से समंदर, मेडिटेरेनियन जो सी है उनका, जो इटली के साथ लगता है, उसमें इसको छोड़ दिया। अब लकीली क्या हुआ, सो प्रॉस्पेरो वाज कास्ट आउट टू सी इन ए बोट विद हिज 3-year-old डॉटर मेरिंडा। अब डॉटर जो है उनका नाम है मेरिंडा, जो है उनका नाम मेरिंडा। एंड दे लैंडेड ऑन ए मैजिकल आइलैंड विच दे मेड देयर होम। अब लकीली वो एक और आइलैंड पे जाके पहुंच जाते हैं। बिल्कुल दरमियान में कोई गुमनाम एक प्लेस है, एक आइलैंड है समुंदर के बिल्कुल दरमियान, किसी को उसका नहीं पता। लेकिन उसकी खास बात है वो एक मैजिकल आइलैंड है। और वहाँ पे जब ये पहुँचता है प्रॉस्पेरो, तो इसने काफ़ी पढ़ा लिखा शख्स होता है और ख़ास तौर पे इसने मैजिक के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ रखा होता है। और वहाँ पे ये स्टडी करता है मैजिक के बारे में। लेकिन वहाँ वो खुद एक मैजिकल आइलैंड है। और वहाँ जब ये पहुँचता है तो उस पर आइलैंड पे एक रूल कर रही होती है, एक कह लें आप, एक विच, एक चुड़ैल कह लें, साइकोमोर, ठीक है। साइकोमोर जो है ना वो रूल कर रही होती है। और साइकोमोर जो है ना उसने वहाँ की एक स्पिरिट होती है एरियल। ये जितने भी नाम आ रहे हैं आगे बहुत दफ़ा कॉपी होंगे, ठीक है। एरियल जो है, अब आपसे ये सवाल हो सकता है जिन्होंने अच्छे तरीके से सारा लिटरेचर पढ़ा कि एरियल का कैरेक्टर उन्होंने इससे पहले कहाँ पढ़ा हुआ है। एक और पोइम में एमए के अंदर एरियल का कैरेक्टर पढ़ाया जाता है। ये आप किसी टाइम पे जवाब दे दीजिएगा। तो एरियल एक स्पिरिट है, एक उसको उसने कैप्चर किया होता है और इसको सजा भी देती है। वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है साइकोमोर। उसका एक बेटा भी है, आगे चल के उसका नाम आएगा। तो उससे
आइलैंड को आज़ाद करवाता है। प्रॉस्पेरो जो है ना उसके साथ फाइट करता है, वो किसी तरीके से अपना सारा इलम यूज़ करके उसको वहाँ से मार डालता है या भगा देता है हमेशा के लिए, और आइलैंड के ऊपर रूल करना शुरू कर देता है। सो आइलैंड जो है अब आइलैंड प्रॉस्पेरो का है, और एरियल जिसको वो आज़ाद करवाता है, तो एरियल उसे कहती है कि मैं आपको आपको सर्व करूँगी, आप इस बात की कीमत दूंगी कि मुझे आपने आज़ादी दिलाई। और कैलिबॉन जो उसका बेटा है वो इंतहाई बदसूरत है, चूंकि एक चुड़ैल का बेटा है, तो वो इंतहाई जितना भी बदसूरत आप सोच सकते हैं कोई बंदा, तो वो कैलिबॉन है। सो कैलिबॉन जो है उसको ये गुलाम बना लेता है प्रॉस्पेरो, ताकि इनके घर के वो काम शाम करेगा। और एरियल जो है वो एक मैजिकल स्पिरिट है, वो उससे भी जादू वगैरह और ज़्यादा सीखता है, और उसकी मदद से फिर अजीबोगरीब काम भी कर लेता है। अब क्या होता है, नाउ अलोंसो इज ऑन द शिप सेलिंग नियर द आइलैंड। अब 12 साल के बाद, बड़े इंतजार के बाद, प्रॉस्पेरो हमेशा वेट करता रहा है कि कोई उसे अपॉर्चुनिटी मिले, और बिल आखिर उसे 12 साल बाद वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। 12 साल गुजर गए हैं, और जो मरिंडा है वो यकीनन 15-16 साल की हो गई होगी, और जो है वो प्रॉस्पेरो भी काफ़ी ओल्ड एज में जा चुका है। तो इतने साल के बाद एक मौका मिलता है, और जादू भी इसने अब खूब सीख लिया है। वो ये है कि अलोंसो जिसने साजिश में हिस्सा लिया था एंटोनियो के साथ मिलके, प्रॉस्पेरो को हटाया था बादशाह के साथ, तो मिलान से, तो वो जो अलोंसो का जो जो सॉरी एंटोनियो का दोस्त है, या कह लें उसके साथ मिलके इसने किया था, किंग ऑफ नेपल अलोंसो, वो एक अफ्रीका में एक शादी अटेंड करके वापस आ रहे होते हैं शिप के ऊपर। और उस वक्त उसमें सारे कैरेक्टर मौजूद हैं। अलोंसो का बेटा भी है 15-16 साल 20 साल का, फर्डिनेंड, उसका भाई सेबेस्टियन भी है। तो वो शिप पर उस आइलैंड के पास से गुजरते हैं। ही इज विद हिज सन फर्डिनेंड, हिज ब्रदर सेबेस्टियन एंड प्रॉस्पेरस ब्रदर एंटोनियो। प्रॉस्पेरो नोज दिस एंड यूजेस मैजिक टू क्रिएट ए सी स्टॉर्म। ठीक है, तो वो अपना जादू यूज करता है, और ये इन लोगों को तूफान जो है ना उठाता है एक जोरदार, तो वो टेम्पेस्ट जो है उठाता है, एक क्रिएट करता है टेम्पेस्ट अपनी मैजिक की पावर के साथ, ताकि इन लोगों को आइलैंड की तरफ ले आए जो पास से गुजर रहे हैं, और इनसे फिर बदला ले सके। Mirinda watches the storm and the ship from the shore of the island and asks Prospero to calm the storm down. ठीक है, Prospero has developed magical powers. He created the storm with the help of Ariel, a spirit who has become his servant now. उसकी मदद से ये तूफान क्रिएट करता है। Ariel does what Prospero asks him to and makes sure all the people on the ship get washed up on the island. उनका यही मकसद होता है कि किसी तरीके ये सारे लोग जो हैं शिप के ऊपर ये आइलैंड पहुंच आए। He also makes sure Ferdinand is separated from his father Alonso, और ये भी वो साजिश करते हैं कि फर्डिनेंड जो है वो अलग हो जाए बाकी ग्रुप से, क्योंकि जब तूफान आता है तो वो फर्डिनेंड गिर जाता है समंदर में, और वो तैर के आइलैंड के दूसरे हिस्से से एंटर होता है, और बाकी टीम जो है ये भी अलग करता है ताकि आगे अपना प्ले कर सके, अपना खेल खेल सके। मरिंडा एंड द फर्डिनेंड सी ईच अदर एंड फॉल इन लव। ठीक है, मरिंडा और जो फर्डिनेंड है उनको एक दूसरे से लव हो जाता है, और ये भी प्रॉस्पेरो का एक प्लानिंग है। प्रॉस्पेरो प्रिटेंड्स नॉट टू एग्री टू देम गेटिंग मैरिड स्ट्रेट अवे एंड टेस्ट फर्डिनेंड्स लव। जब वो एक दूसरे को अलग करना चाहते हैं तो वो मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो फर्डिनेंड को वो टेस्ट करता है, और उसको घर के मैनुअल काम उससे करवाता है, और तरह तरह के उसके टेस्ट करता है कि क्या ये लॉयल है कि नहीं। Two of Alonso's servants, Stefano and Trinculo, also get shipwrecked on their island. They meet Caliban, son of Sycorax. Sycorax का बेटा Caliban है, वो जो servants हैं Alonso के, उनके साथ मिलता है। A creature from the island who Prospero treats like a slave. Caliban hopes Stefano and the Trinculo will help him get rid of Prospero. और यहाँ पे उसकी गलती है, कैलिबान समझता है कि शायद ये दोनों मुझे प्रॉस्पेरो से जान छुड़वा सकते हैं, तक ऐसा नहीं हो सकता, और वो बिल्कुल इतना नहीं जानते। एरियल अपीयर्स टू अलोंसो एंड हिज नोबल्स एंड टेल्स देम दे आर बीइंग पनिश्ड फॉर हाउ दे ट्रीटेड प्रॉस्पेरो। ठीक है, ये उस वक्त जब वो सोचते हैं कि ये हमारे साथ आखिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमें, क्योंकि एरियल एक म्यूजिक सुनाती है, वो सो जाते हैं, कभी उन्हें अलग कर देती है, कभी इकट्ठा कर देती है, और दरमियान में एंटोनियो जो है ना वो सेबेस्टियन को कहता है कि तुम किसी तरीके अलोंसो को चाहो तो मार के
बादशाह नेपल के तुम भी बंद हो, जिस तरह मैंने अपने बड़े भाई से के खिलाफ बगावत की है, तुम भी, यानी छोटे भाई जो अलोंसो सेबेस्टियन उसको साथ साजिश करता है आइलैंड के अंदर ही, और फिर इसको नाकाम बनाती है एरियल, और इस तरह उनके साथ तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। और अलोंसो बेचारा बहुत दुखी है क्योंकि वो समझता है कि उसका बेटा जो है फर्डिनेंड है वो नहीं मिल रहा है, शायद उसकी डेथ हो गई, वो डूब के मर गया है। तो ये अलग से वैसे दुखी है, और इस तरह इनको काफी टीज करता है प्रॉस्पेरो अपने मैजिक से, एरियल की मदद से। प्रॉस्पेरो देन रिवील्स टू द अलोंसो, और यहाँ पे पिछले पॉइंट 9 दोबारा से पढ़ते हैं। एरियल अपीयर्स टू अलोंसो एंड हिज नोबल्स एंड टेल्स देम दे आर बीइंग पनिश्ड फॉर हाउ दे ट्रीटेड प्रॉस्पेरो। बिल आखिर वो एरियल आके उन्हें बताती है और अपीयर होती है, पहले तो वो नजर नहीं आती, इनविजिबल रहती है, फिर एरियल जो स्पिरिट है, या नजर आता है या आती है, जिन्स का तो नहीं पता इसमें, तो वो सामने आता है और बताता है या बताती है कि तुम लोगों को सजा दी है प्रॉस्पेरो ने। तो अलोंसो को फिर याद आता है कि वो प्रॉस्पेरो और एंटोनियो को भी अपना बड़ा भाई। अलोंसो अपोलोजाइजेस टू प्रॉस्पेरो एंड मेक्स हिम ड्यूक ऑफ मिलान अगेन। ठीक है, माफी मांगता है और वो कहते हैं कि पछताते हैं सारे लोग। प्रॉस्पेरो देन रिवील्स टू अलोंसो दैट फर्डिनेंड इज स्टिल अलाइव एंड इज एंगेज्ड टू मिरांडा। ठीक है, और साथ साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि फर्डिनेंड जिंदा है, और यह है कि उसकी बेटी के साथ उसकी एंगेजमेंट हम कर रहे हैं। एरियल पनिशेस Caliban, Stefano, and Trinculo for trying to harm Prospero, and also reveals that the ship is safe and ready to sail back to Naples. और यहाँ पे जो है ना प्रॉस्पेरो अब बिल्कुल सबके साथ उनकी सुलह हो गई है, और शिप अब रेडी करते हैं वो लोग, उसको रिपेयर करते हैं ताकि वो लोग अब सारे लोग वापस नेपल और जा सकें मिलान, और वहाँ पे अब दोबारा मिलान का जो बादशाह है वो प्रॉस्पेरो होगा, और वो जाते जाते एरियल को भी आज़ाद कर देता है। द थ्री प्रेडिसेसर्स ऑफ द टेम्पस, इससे पहले जितने दो तीन जो प्ले आते हैं ट्रेजाइक कॉमेडीज जो हैं, स्पेशली हमने लास्ट में बात भी की थी, बिगिंस विद ट्रेजेडी एंड एंड इन कॉमेडी। जैसे विंटर्स टेल देखें, ट्रेजेडिक बड़ा पहला पार्ट बेइंतहा ट्रेजिक है, और ऐसा लगता है कि बड़ा कमाल का एक ट्रेजिक एंड हो सकता था उसका, लेकिन एंड पे वो कॉमेडी की तरफ ले जाता है ऑथर जो है। द फादर इज इवेंचुअली रिस्टोर्ड टू एंड बाय द डॉटर, but in this play the tragic matter is already in the past. 12 years have passed since Duke Prospero was overthrown and put into a, यानी 12 साल पहले ट्रेजिडी हो चुकी है। जो यहाँ पे प्ले स्टार्ट होता है ये बिल्कुल कॉमेडी है। रॉटन बोर्ड विद हिज 3-year-old daughter, her presence saved him. Divine providence brings them to desert island, and the Tempest addresses the central question of Christian humanism: how far education and upbringing can improve nature. यहाँ पे इस बात का भी एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि प्रॉस्पेरो जो है वो एजुकेट करता है अपनी बेटी को, ट्रेंड करता है उसको, समझाता है उसको, तालीम देता है। और उस ज़माने में एजुकेशन का नया नया कंसेप्ट आ रहा था, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का, कि हमें अपनी सर्वाइवल स्किल्स सीखनी चाहिए, हमें, हम बच्चों को ट्रेन कर सकते। उससे पहले ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी बच्चों को, नेचर पर ही छोड़ दिया जाता था। ये जो आजकल जो बिहेवियर है आप देखते हैं, एक बच्चा जो है वो 20 से 25 साल जो है ना वो सीखता ही रहता है, फिर जाके वो कोई माशरे में किरदार अदा करने के काबिल होता है। ये बिल्कुल मॉडर्न डे फिनोमिनन है, और ये आज से आप पीछे चले जाएंगे, 100 साल पीछे जाएंगे, और उससे जितना पीछे चलते जाएंगे, बाकायदा से एजुकेशन नहीं दी जाती थी किसी को, सिर्फ बादशाहों के बच्चे ही हैं जिनको ट्रेनिंग वगैरह मिलती होगी, कोई आम मैथ्स एजुकेशन का तो बिल्कुल ही तस्वर नहीं था। और एजुकेशन से इम्प्रूवमेंट आ सकती है इंसानी फितर, पहले यही समझा जाता था कि इंसानी फितरत स्टेबल है तो इसको तो चेंज ही नहीं कर सकते, तो क्या ये इसको कर सकते हैं, थोड़ा बेहतरी की तरफ इंसान को लाया जा सकता है, ट्रेंड किया जा सकता है। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया। और कैलिबान के एजुकेशन में प्रॉस्पेरो काफ़ी फेल हो जाता है, उसको भी सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेट वो नहीं सीखता। और एक टाइम बीच में ऐसा आता है जब कैलिबान जो है वो मरिंडा का रेप करने की कोशिश करता है, और यानी पता चलता है कि वो ईवल है अंदर से, और वो ठीक नहीं हो सकता। The play is originally in its fable and observed the unities of the time and place. हमें fable वाली वो condition भी इसमें नजर आती है, क्योंकि इसमें creatures, other creatures जो है ना वो बातचीत करते हैं, non-human. Prospero has educated his daughter but failed to educate an earthly goblin he found on the island Caliban, a devil in whose nature nurture will never stick. Caliban had tried to rape Mirinda. Prospero uses his magic to raise the tempest and bring onto the island those who overthrew him, his brother Antonio and Alonso, king of the Naples, with
Alonso's brother Sebastian and son Ferdinand, he uses the spirit Ariel to trick and test these noble castaways. जैसे कि हमने ये सारी पहले बात की. Ferdinand proves worthy of Miranda's hand. Alonso repents his crime, but Antonio and Sebastian do not wish to reform. ठीक है. At the end of the play, Caliban, who has also been tested and has failed, resolved, unlike the hoggish noble, to be wise hereafter and seek for grace. Prospero resigns his magic and will return to Naples to see the wedding of the Ferdinand and Miranda. The Tempest stands first in the folio and more stage direction than any other play. It has been taken as a testament for its author, then retired to Stratford. Prospero is unprecedented. और हमें ऐसे लगता है कि द टेम्पेस्ट जो है ना वो सिर्फ लास्ट प्ले है, और जिस तरह प्रोस्पेरो जो है वो मैजिक से रिटायर्ड हो जाता है कि हम जादू वगैरह छोड़ देता है, एरियल को आज़ाद कर देता है जिसकी वजह से मैजिक ट्रिक कर रहा था और वापस चला जाता है, ऐसे ही शेक्सपियर भी जो है वो स्टेज छोड़ देता है. उसके लिए स्टेज जो है ना वो एक मैजिकल आइलैंड है, और एरियल जो है वो उसकी प्ले राइटिंग है, उसकी प्लेज हैं या लैंग्वेज है जिसके जरिए से वो मैजिक क्रिएट करता है. तो वो सारा वो भी रिटायरमेंट ले लेता है एक्चुअली. प्रॉस्पेरो इज अनप्रेसिडेंटेड, यानी हम प्रॉस्पेरो का करेक्टर इससे पहले इस तरह से नजर नहीं आता. द ड्यूक इन मेयर फॉर द मेयर प्लेज प्रोविडेंस इन डिस्गाइज. ड्यूक का करेक्टर इसे काफी मिलता जुलता है मेयर फॉर मेयर के अंदर, लेकिन उसमें फर्क है. बट प्रॉस्पेरो इज ए मैजिशियन हु ओपनली क्रिएट्स एंड डायरेक्ट्स द एक्शन. तो ज्यादा इसने अपने आप को, क्रिटिक्स कह रहे हैं कि शेक्सपियर ने अपने आप को एसोसिएट किया प्रॉस्पेरो के साथ, क्योंकि लाइक प्रॉस्पेरो ही वाज ए मैजिशियन. द टेम्पेस्ट एंड द मिडसमर नाइट ड्रीम आर बोथ प्लेस which rely greatly upon the image making powers of the language and they use the transforming power of the music. ठीक है. The earthy speech in which the Caliban describes the island, though it draws on the Golding's version of Ovid's Metamorphoses, जो हमेशा ही आपको पता है ये बुक हर राइटर को मुतासर करती है, is an original invention. Caliban's airy counterpart Ariel is like Puck. एक और करेक्टर है पक, वो भी बिल्कुल इसी तरह का. और ये बता सकते हैं कि पक का करेक्टर मैंने आपको किस स्टोरी में बताया था. ये एक नया सवाल आपके लिए, और अगर ये आपको आता है तो आप मैसेज में अभी लिख दीजिएगा, पक का करेक्टर कहाँ पे आपने पढ़ा है. A spirit who sings and works the transformation commanded by his master. At the end of the play, he is released, and Prospero's final words to the audience ask to be set free. कंक्लूजन के पार्ट पे आ जाते हैं हम. शेक्सपियर पे हम जितना भी जर्नी कर रहे थे उस जर्नी को एंड करते हैं, कंक्लूजन देखते हैं, शेक्सपियर के अचीवमेंट. शेक्सपियर पे जो भी मैं आपको ये बातें यहाँ पे बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निचोड़ है माइकल अलेक्जेंडर की सारी वैसे तो बातें हैं, और जो हमने सम अप किए हैं और बहुत ही काम किए हैं. ये इतना भी आपको आता हो तो किसी भी इंटरव्यू में आप आसानी से जवाब दे सकते हैं. शेक्सपियर की माँ के बारे में, उनके प्लेस के बारे में आप फ़ौरन से जो बात आपके जहन में आनी चाहिए वो यही होनी चाहिए. इनको याद करने की कोशिश करिएगा. शेक्सपियर हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट्स एंड द लक टू फाइंड द थिएटर द परफेक्ट ओपनिंग फॉर देम. क्योंकि ये टाइम बड़ा अच्छा था. शेक्सपियर लकी था कि जो एलिजाबेथन एज थी इसमें उस ऐसे माहौल नहीं इसको अडॉप्ट करना था. इससे बहुत पहले भी शेक्सपियर पैदा होता तो इतने एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकने थे, क्योंकि थिएटर का जो ट्रेडिशन है वो सही तौर पे इंग्लैंड में अपसेट हुआ था. रेनेसां का माहौल था, हर तरह के एक्सपेरिमेंट की इजाजत थी, और ये चीज शेक्सपियर को सूट कर गई. व्हाट ही अचीव्ड स्टिल सीम्स वंडरफुल. बिल्कुल वंडरफुल लगता है, हैरान कुन कहानी लगती है शेक्सपियर की जो डेवलपमेंट है, शेक्सपियर की जो अचीवमेंट है, जो कामयाबी है. लाइक मोजार्ट ही फाउंड कंपोजिशन इजी. मोजार्ट जो है ना एक म्यूजिशियन थे, जर्मनी के म्यूजिशियन हैं क्लासिकल एज के, तो वो भी कहते हैं कि कमाल के मैजिकल म्यूजिशियन थे जर्मनी ने पैदा किए. मोजार्ट की एग्जांपल दी जाती है हमेशा. बिल्कुल मोजार्ट की तरह हमें लैंग्वेज से प्ले करते हुए नजर आते हैं शेक्सपियर. यानी ऐसे लगता है आसानी से जो लिखते थे बस गोल्ड हो जाता था. और मजे की बात है ही डिड नॉट रिपीट हिमसेल्फ मोजार्ट की तरह. ये ऐसे आथर नहीं है कि हमारे यहाँ जो आप
छोटे आथर आपको क्या मिलते हैं कि एक वर्क वो क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हर वर्क ऐसे लगता है पिछले काम की कॉपी है और वहीं से चीजें निकली हुई हैं। शेक्सपियर ने अपने आप को कभी रिपीट नहीं किया, इसके हर करेक्टर जुदा है और उसमें खास क्वालिटीज हैं और हर प्ले के अंदर नया तजुर्बा है जो हमें पहले में नजर ही नहीं आता। वो रिपीट नहीं करता खुद को, इतना ओरिजिनल है, इतना क्रिएटिव है। आप देख सकते हैं 44 तकरीबन प्लेस उसके नाम के साथ एसोसिएटेड हैं और अगर चले 36 भी उसने लिखे हैं ओरिजिनली, और फिर भी 36 प्ले शायरी शायरी की जबान में लिखना, आपको पता है वो प्ले प्रोज प्लेज नहीं है, पोइटिकल प्लेज हैं। एक प्ले भी आप पोइटिकल लिखें, एक पोएम नहीं लिखी जाती आसानी के साथ, और फिर इतने कमाल की वो प्ले लिखना और फिर पोइटिकल प्ले लिखना और फिर खुद को रिपीट ही ना करना, हर बार एक नया प्ले जनरेट करना, अनप्रेसिडेंटेड कैरेक्टर्स क्रिएट करना। He preferred to transform existing plays and stories, inventing when he had to do. और कुछ स्टोरीज आल्दो उसने रिपीट से मुराद है कॉपी की हैं, जो प्रेवलेंट फेमस स्टोरीज थी उनको लिया है कुछ को, लेकिन प्लॉट इनका अपना है, प्लॉट इन्होंने जनरेट किया है और कुछ फेमस कहानियों पे हाथ आजमाया जरूर है, लेकिन किसी भी आर्टिस्ट की जो क्वालिटी है वो उसका की प्लॉट की तख्लीक है, क्योंकि हर बड़ा आर्टिस्ट जो होता है वो अपने ज़माने की फेमस कहानियों को रीराइट भी करता है। जैसे हमारे यहाँ कोई बड़ा आर्टिस्ट बने तो वो यकीनन हीर रांझा, ससी पुन्नू, इस तरह की जो लोक स्टोरीज हैं, जो लव की फेमस कहानियाँ, तो उनको दोबारा से लिखेगा तो वो एक नई जान डाल देगा उस कहानी के अंदर। ही परफेक्टेड द न्यू जॉनर ऑफ हिस्ट्री प्लेस, बिल्कुल ऐसा जॉनर का पहले था ही नहीं, उसे कमाल दिया इसने, and develop new form of the romance and sexual comedy. So each play is different. This is especially true of his tragedies. अगर आपकी ट्रेजेडी तो देखें तो सबसे कमाल का वर्क है वह शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हैं, वह आर्ट अपने अरूज पर हमें नजर आता है, इनका फन जो है। To read through Shakespeare's play is to meet an unprecedented range and variety of situations and behaviors, and to improve understanding of human services and depths. कहते हैं कि शेक्सपियर से ज्यादा बेहतर इंसानी फितरत को शायद ही कोई जानता। ओरिजिनल थे, खुद को रिपीट नहीं करते थे, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस किए हैं, पोइटिकल प्लेस लिखे हैं। डॉक्टर जॉनसन प्रोनाउंस इन हिज प्रेफेस, जो आपको याद होगा कि प्रेफेस जो है फर्स्ट फोलियो का, जो पहली कंपाइल्ड वर्जन जो आया था 36 प्लेस का, सॉरी वो बेन जॉनसन ने उसका प्रेफेस लिखा था, ये ज़हन में रखिएगा। और डॉक्टर जॉनसन जो है, इन्होंने आगे चल के दोबारा एक जो कंपाइल्ड वर्जन आएगा उसको कंपाइल जो किया था उसका प्रेफेस इन्होंने लिखा डॉक्टर जॉनसन ने। बाय रीडिंग शेक्सपियर्स हर्मिट कुड एस्टिमेट द ट्रांजैक्शन ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने लिखा कि एक हर्मिट जो दुनिया से बहुत दूर रहता है, जो दुनिया कभी देखी नहीं, वो भी अगर शेक्सपियर के प्ले देख ले तो उसे पता चल जाएगा कि दुनिया के मेन जो है इंटरेस्ट क्या है किसी इंसान के। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, सपोज्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आखिर शेक्सपियर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये समटाइम सवाल पूछा जाता है खासतौर पर इंटरव्यूज के अंदर कि शेक्सपियर का नुक्ता नजर क्या है। ठीक है, कीट्स वाज टू प्रेज शेक्सपियर्स नेगेटिव कैपेबिलिटी। कीट्स ने जो तारीफ की है, शेक्सपियर से बहुत मुतासर थे, जॉन कीट्स के आइडियल थे, और जॉन कीट्स हमेशा ही शेक्सपियर बनना चाहते थे। वो चाहते थे मेरा नाम जो है शेक्सपियर की तरह याद रखा जाए, आल दो शेक्सपियर तो वो ना बन सके, लेकिन सेकंड टू शेक्सपियर तो वो ज़रूर हैं, और उनका नाम शेक्सपियर के बाद इन क्वालिटीज़ में लिया जाता है। और अगर आप उनकी जो ओड्स हैं उनको देखें तो वो ड्रामेटिक ओड्स हैं, बिल्कुल शेक्सपियर के ड्रामों की तरह, काफ़ी हद तक उन्होंने कॉपी की। और ये शेक्सपियर की बुक्स को कहते हैं कि अपने डेस्क पर उन्होंने रखे हुए थे, खासतौर पे किंग लियर और इस तरह की जो ट्रेजिडीज हैं, हर वक्त उनको देखते रहते थे ताकि उनसे इंस्पिरेशन लें। और इन्होंने एक और टर्म यूज़ की शेक्सपियर के लिए, शेक्सपियर की तारीफ करते हुए, वो थी नेगेटिव कैपेबिलिटी, his non-partisan and unideological capacity. That important question is, what is the point of view of the Shakespeare? आखिर क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या फिलॉसफी है शेक्सपियर की, क्या पॉइंट ऑफ व्यू अपने वो प्लेस के अंदर प्रोपोगेट करता नजर आता है? जैसे आप रिसर्च वगैरह अगर जिन्होंने की है तो हमेशा हम देखते रहते हैं आथर ये कहना चाह रहा है, आथर का ये फलसफा है, वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करता है। तो कीट्स, हम कहते हैं कीट्स ने जो शेक्सपियर की तारीफ की है वो ये है कि इसमें जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी, या किसी भी वो पोइट में समझता है कि क्वालिटी होनी चाहिए, वो है नेगेटिव कैपेबिलिटी। ठीक है, नॉट पार्टिसन एंड
अनइडियोलॉजिकल जो कैपेसिटी है, विच इज कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी, Shakespeare has been claimed as a supporter of the most diverse point of view, political, social and actor. इसके अंदर हर प्ले में आप जाएंगे तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलेगा, और अगर आप 36 और 44 प्लेस कलेक्ट करेंगे तो आपके पास 36, 44 बड़े पॉइंट ऑफ व्यू और उनके अंदर फिर बेशुमार पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे आपको, जिससे फाइनली आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। और ये उसने क्यों किया, यही एक पोइट का कमाल है। नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज अ फ्रेज फर्स्ट यूज्ड बाय द रोमांटिक पोइट जॉन क्विट्स इन 1817 में यूज की टू कैरेक्टराइज द कैपेसिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, स्पेशली द शेक्सपियर, टू परस्यू अ विजन ऑफ द आर्टिस्टिक ब्यूटी even when it leads them into intellectual confusion and uncertainty. उनका पर्पस था आर्टिस्टिक ब्यूटी क्रिएट करना, और कोई बाकी जो इंटेलेक्चुअल, जो सर्टेन इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी नहीं दी उन्होंने, कोई फिलोसफिकल क्लैरिटी नहीं दी, वो कोई फिलोसफर नहीं है, एज अपोज टू द प्रेफरेंस ऑफ फिलोसफिकल सर्टेनिटी ओवर आर्टिस्टिक ब्यूटी। ठीक है, सो ही वाज नॉट ओल। आप लोग को पोएम याद होगी, एक अननोन ऑथर की मिडिल एजेस में फेमस हुई एक पोएम जो ऑक्सफोर्ड में बड़ी डिस्कस हुई, द ओल एंड द नाइटिंगेल। So owl is a symbol for the wisdom and the philosophy, and the nightingale is a symbol for poetry and the player. But play does not have a point of view. It is neither tract nor argument nor debate. ठीक है, कोई जो प्ले होता है वो कोई आर्गुमेंट नहीं होता, वो कोई डिबेट नहीं, वो कोई उसका पर्पस आपको कोई एजुकेशन देना नहीं है बेसिकली, बट ए प्ले अ complication of the initial situation. Shakespeare lived in the contentious times and set only one play, The Merry Wives of Windsor, in his own England. इंग्लैंड की सेटिंग सिर्फ इसी प्ले की है, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। किंग लियर की सेटिंग भी इंग्लैंड की नहीं है, ब्रिटेन की है, एंशिएंट ब्रिटेन की, पुराने ब्रिटेन में वो लेके जाता है हमें, मॉडर्न टाइम की क्रिश्चियन ब्रिटेन की नहीं है वो। इंग्लैंड की तो बिल्कुल भी, तो इंग्लैंड में सिर्फ उन्होंने एक प्ले सेट किया, बाकी सारे प्ले आप देखते हैं कि हैमलेट जो है वो डेनमार्क में इशू बने होते हैं और उनके ऊपर होता है। और ये भी है, आपने टेम्पेस्ट आज देखा तो या तो एक अननोन एक मैजिकल आइलैंड पे थे, या फिर मिलान और नेपल्स की बात हो रही थी, इटली की। कभी जो है वो मिडसमर नाइट में हम किंग ऑफ एथन देखते हैं जिनकी मैरिज हो रही होती है अमेजोन की क्वीन के साथ। तो जो सेटिंग है वो सारी की सारी शेक्सपियर कोशिश करता था अदर कंट्रीज में रखता था, इंग्लैंड के लोगों को दिखाता था, लेकिन कहानी किसी और मुल्क की होती थी। पर यही उसका पर्पस था, ताकि उसके साथ वो एसोसिएट ना हो, स्टोरी पर ध्यान दें और एक्चुअल जो इवेंट्स है उसमें वो सर्च ना करें। ही इज मच मोर केयरफुल टू प्लीज देन टू इंस्ट्रक्ट। ठीक है, उसका पर्पस नहीं था लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, बट टू प्लीज देम। ठीक है, प्लीज करना यानी खुश करना, प्लेयर देना उसका पर्पस था, हैप्पीनेस देना उनको उसका पर्पस था, इंस्ट्रक्ट करना नहीं। ही वाज नॉट ए ओल, ही वाज अ नाइटिंगेल। तो नाइटिंगेल जब सॉन्ग करती है, गाती है सॉन्ग, उसका पर्पस आपको खुशी देना है, प्लेयर देना है, जो आर्ट का फाइनल पर्पस है। आर्ट क्या होता है? क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, और ब्यूटी का पर्पस क्या होता है? प्लेयर। हम खूबसूरत किस चीज को कहते हैं? जिसे देखकर आपको प्लेयर मिले। जैसे कीट्स ने कहा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जो जितनी ज्यादा खूबसूरत चीज होगी उतना ही वो प्लेयर आपको देगी, और एटर्नल ब्यूटी आपको एटर्नल प्लेयर देगी। To reread Shakespeare would be less of a penance. Language was him as a Ariel was to Prospero. यानी शेक्सपियर एक ऐसे आथर हैं जिनकी आप कहानियां बार बार पढ़ सकते हैं। आप इनके कोट्स मैंने आपको सिलेक्शन भेजी थी जो मैंने की हैं, वो मैं गोल्डन लाइन सेलेक्ट की हैं आपके लिए। वो इसलिए दी हैं कि कुछ लाइनें आपने महज उनका रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दफा पढ़ के ये याद रखें ये कौन से प्ले से आई है। प्ले का रेफरेंस थोड़ा थोड़ा वहां पे आपको मिल जाएगा, तो ये एक आध लाइन आपके पेपर में आ सकती है। उनमें यूँ समझे कि वो कोट्स जो मैंने आपको भेजे 2-3 सवाल तक उसमें से बन सकते हैं और पॉसिबल है कि वो आए। ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी कि अच्छा ये किसकी लाइन है, क्योंकि शेक्सपियर तो ऐसा है जो चुकेगा नहीं, बिल्कुल कहीं भी नहीं। सो ही इज मच मोर केयरफुल टू प्लीज देन टू इंस्ट्रक्ट, देन ही सीम्स टू राइट विदाउट एनी मॉरल पर्पस। ठीक है, कोई इखलाकी पर्पस भी नहीं था, क्योंकि उसका पर्पस सिखाना नहीं है, वो कोई टीचर नहीं है, ना ही कोई वो प्रीचर है, ना ही कोई फिलासफर है, ना हिस्टोरियन है, वो एक नाइटिंगेल है। ठीक है, वो एक प्ले राइट है, और प्ले राइट का पहला
और फंडामेंटल जो पर्पस है, बुनियादी पर्पस जो होना चाहिए किसी प्ले का, वो आर्ट तख्लीक करना है, ब्यूटी क्रिएट करना है, एटर्नल ब्यूटी। यही वजह है कि आप इनको दोबारा भी पढ़ें तो ये आपको कोई पेनेंस नहीं फील होती। लैंग्वेज वाज टू हिम एज एरियल वाज टू प्रॉस्पेरो, ठीक है, जैसे प्रॉस्पेरो एरियल से खेलता था, ऐसे ही लैंग्वेज से शेक्सपियर ने प्ले किया। ही कुड डू एनीथिंग विद इट। ये शेक्सपियर था, यहाँ पे एंड हो गया। अब हम जाते हैं, ये महज एडिशन मैंने किया, इसके अंदर एक रिव्यू कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। ये जो रिव्यू मैं पढ़ने लगा हूँ, एक्चुअली ये सब आप जानते हैं, क्योंकि अब ये मैं पढ़ता हूँ, अगर आप नहीं आपको आ रहा पहले से तो ये समझे कि आपने ध्यान नहीं दिया पे। So Shakespeare was born on 26 April 1564, Stratford. Shakespeare is widely considered the world's greatest dramatist. Very simple. He wrote 36 plays, according to First Folio, and 154 sonnets, and 2 narrative poems में जहाँ शायद mention नहीं है. Around 8 plays in collaboration, total 44 आप कह सकते हैं. एक rough division ये है. Shakespeare is most likely to have received a classical Latin education at King's New School in Stratford. फिर हमने पढ़ा था उनकी एजुकेशन के बारे में कि वहाँ उन्होंने लैटिन ग्रामर और लैंग्वेज पे स्टडी किया होगा. He married Annie Hathaway when he was only 18. Annie 26 was 3 months pregnant when they married. तो एनी के साथ इसको शादी करनी पड़ी, 26 की थी, लेकिन शेक्सपियर की शायद उसके साथ पहले से ही लव अफेयर होगा, वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और अल्टीमेटली शेक्सपियर को उसने शादी की, शेक्सपियर ने उसके साथ. Their first child Susanna was born 6 months after their marriage. शादी के 6 माह बाद ही उनकी पहली बेटी पैदा होती है. They later had 2 twins. शेक्सपियर के ट्विन्स भी पैदा हुए, हेमनेथ एंड जूडिथ. शेक्सपियर had 7 brothers and sisters. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 7 बहन भाई थे. शेक्सपियर वर्कड एज एन एक्टर, राइटर, co-owner of the drama company called the Lord Chamberlain's Men, later known as King's Men. तो शेक्सपियर ने एक्टिंग भी की, अपने ही प्लेज में एक्टिंग भी की है, दूसरों के प्लेज में भी की हुई है. पर आप, मैंने आपको बताया था ना शुरू में, तो बिल्कुल ये एक स्टेज बॉय हुआ करता था. His greatest plays include Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth, Romeo and Juliet. कोई भी आप कह सकते हैं, वो तो आपकी चॉइस है, सारे ग्रेट हैं. The first publishing of the Shakespeare's work is the First Folio, published in 1623. In the introduction of the First Folio, playwright Ben Jonson wrote a preface to the Shakespeare's work with quote, Shakespeare is not for of an age but for all time. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो शेक्सपियर के हवाले से बेन जॉनसन ने इनके प्रेफेस में दी थी. और याद रखिए, ये डॉक्टर जॉनसन और बेन जॉनसन 2 हैं और इनमें फर्क भी किया करें. इज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम. ठीक है, शेक्सपियर के बारे में क्या कहा था, इज नॉट ऑफ एन एज, ये एक एज को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बट फॉर ऑल टाइम. यही वजह है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी थी, तभी हर जमाने, हर वक्त और हर मुल्क के लिए शेक्सपियर यूज हो सकता है, शेक्सपियर पढ़ाया जा सकता है कहीं पे. अगर ये पॉलिटिकल इनके मोटिव होते, कोई लोकल मोटिव होते, कोई लोकल किस्म की शायरी की होती, तो फिर हर कंट्री इनको अडॉप्ट ना करती. ठीक है, इसलिए ये यूनिवर्सल पोएट्री बन गए. कुछ पोएट बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनकी पोएट्री जब लोकल होती है, खास एरिया पर होती है, या कई दफ़ा रिलीजियस होती है, तो ज़ाहिर दूसरे रिलीजन वाले तो नहीं उसको लेंगे, दूसरी कंट्री वाले भी नहीं लेंगे इस तरह से. तो पूरी दुनिया के शायर बनने के लिए ज़रूरी था कि नेगेटिव कैपेबिलिटी हो आपके अंदर, और आप सिर्फ आर्ट, पोइट्री और प्लेयर पर ध्यान दें. Shakespeare's popularity blossomed after the Romantic period. During the Victorian period, receiving the praise of the poets such as Samuel Taylor Coleridge, Victor Hugo, Voltaire. ये बाद में आने वाले रोमांटिक एज और फिर विक्टोरियन टाइम है, शेक्सपियर को बहुत ज्यादा लाइक किया गया. बाद romantic poet John Keats kept a bust of the Shakespeare near his desk in the hope that Shakespeare would spark his creativity. ठीक है, जॉन कीट्स तो शेक्सपियर की बुक्स जो है ना अपने डेस्क पर रखता था, और उसका ख्याल था कि इससे उसको क्रिएटिविटी मिलती है, स्पार्क आता है उसके अंदर. ये एक टर्म भी बनाएगी बाद में
ये वाज ए टर्म कॉइंड बाय द जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, ये भी याद रखने वाली बात है। ये जॉर्ज बर्नर्ड शॉ जो है बाद में आते हैं, और हमेशा ये भी शेक्सपियर के साथ इनको कंपेयर किया जाता था। तो टू इलस्ट्रेट्स द रेवरेंस हेल्ड बाय द मैनी विक्टोरियंस फॉर एनीथिंग शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में जो इज्जत और रेवरेंस और मोहब्बत है, इसके बारे में टर्म है बार्डोलेट्री। ठीक है, जैसे वर्ड होता है ना आइडोलेट्री, बुतों की पूजा, आइडोलेट्री, बार्डोलेट्री यानी बार्ड, ये बार्ड से है। बार्ड जो है ना, ये टर्म शेक्सपियर की यूज की जाती है, बार्ड। सो बार्डोलेट्री। By 1592 शेक्सपियर was receiving the first literary criticism with playwright रॉबर्ट ग्रीन। इनके पहले जो क्रिटिक हैं उनके अपने ज़माने में थे 1592 के अंदर, यूनिवर्सिटी वेट्स के ड्रामेटिस्ट थे रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने इन पे बहुत क्रिटिसाइज किया, यानी नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो पहला किसी ने किया है वो थे रॉबर्ट ग्रीन। क्रिटिसाइजिंग शेक्सपियर फॉर बीइंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये उन्होंने इनका नाम रखा था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं, वह हर तरह के ड्रामे लिखते जा रहे हैं, हर बात ही कर देता है ये बंदा। अ सेकंड रेट टिंकरर विद द वर्क ऑफ अदर्स, एक और उन्होंने इनको टर्म दी, सेकंड रेट टिंकरर, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। और सारों ने मिलकर आप स्टार्ट करो भी दी थी, वो भी आपको याद होगी, आप स्टार्ट करो। क्योंकि शेक्सपियर को एक दफा इन्होंने पूछा कि आप क्या समझते हैं खुद के बारे में। एक दफा यूनिवर्सिटी वीट्स ने इनको घेर लिया था, एक इन में जब ये गए मार्लो से मिलने के लिए बेसिकली गए थे, तो मार्लो से कुछ बात करनी थी। मार्लो बड़े सीरियस आदमी थे, वो इस तरह से नहीं काम करते थे। यूनिवर्सिटी वेट्स में आपको पता है सबसे काबिल आदमी तो मार्लो थे, तो ये मार्लो से इन्होंने सीखा है उल्टा शेक्सपियर ने। तो बाकी लोग बड़े जेलस थे शेक्सपियर से, क्योंकि वो टैलेंट में कम थे, तो कम लोग जेलस भी होते हैं, आपको पता है। तो उन्होंने इससे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, तो उन्होंने कहा कि आई थिंक आई एम अ बर्ड, भाई मैं तो बर्ड हूँ। इसी वजह से इनका नाम बर्ड भी बाद में पड़ा। तो बर्ड यानी एक परिंदे की तरह हूँ, एक नाइटिंगेल की तरह मैं खुद को देखता हूँ। तो फिर लोगों ने इनका नाम डाला, आप बर्ड तो हैं, तो कि वो इनसे जेलस थे, तो उन्होंने कहा नहीं हैं तो आप बर्ड, लेकिन हैं क्रो। ठीक है, हैं आप कवे, म्यूजिक आपका क्रो वाला है। This criticism may be motivated by the fact Shakespeare was not university educated like contemporary writers such as Christopher Marlowe। और प्रॉब्लम लोगों को क्या था, प्रॉब्लम ये था कि ये पढ़ा लिखा नहीं था। आई मीन पढ़ा लिखा से मुराद ये होता है, एक तो ये पढ़ा लिखा होता है कि आप सच में एजुकेटेड हो, विजनरी हो, वाइज हो, सारा कुछ हो, मेरा कहने का पर्पज है। तो वो सोचते थे कि डिग्री होल्डर नहीं है, ऑक्सफोर्ड से जो पढ़ा ही नहीं, वो कैसे इतना काबिल हो सकता है। तो ये एक उनको जेलसी थी। अर्ली प्रेज फॉर द शेक्सपियर केम फ्रॉम राइटर्स सच एज बेन जॉनसन। और पहली जो पॉजिटिव प्रेज की है वो बेन जॉनसन ने किया है। जॉनसन रिमार्क शेक्सपियर ही वाज द सोल ऑफ द एज, द अपलॉज डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज। ये उन्हीं की लाइन है, सोल ऑफ द एज, द अपलॉज डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज। एंड नॉट फॉर एज, फॉर ऑल टाइम्स के लिए भी उन्होंने लिखा। तो बेन जॉनसन जो है ना, ये खुद बड़े काबिल आदमी थे, क्लासिकल राइटर थे। हाल तो इनका इख्तलाफ था शेक्सपियर से कि शेक्सपियर ने रोमांटिसिज्म की बुनियाद रखी है बेसिकली, और बाद में इसलिए रोमांटिक्स जो है वो कहते हैं कि रोमांटिक जो मूवमेंट थी, वो कहते हैं ये सेकंड मूवमेंट है, रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म है बेसिकली। क्योंकि पहली तो शेक्सपियर ने डाल दी थी, कोई रूल फॉलो नहीं करते थे ना शेक्सपियर, क्लासिकल रूल वायलेट करते थे। शेक्सपियर एक्टेड इन मैनी ऑफ हिज प्लेज, ये भी याद रखने वाली बात है, शेक्सपियर सिर्फ ऑथर नहीं थे, एक्टर भी थे, और उन्हें अपने ही प्लेज में बहुत दफा रोल प्ले किया। हाँ, सेंट्रल रोल नहीं प्ले करते थे, वो बड़े एक्टर को देते थे, खुद को माइनर रोल किया करते थे, छोटे मोटे। और शेक्सपियर वाज एक्वेंटेड विद क्वीन एलिजाबेथ वन, एलिजाबेथन एज में थे, तो क्वीन एलिजाबेथ से इनके बड़े अच्छे ताल्लुक थे। आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन, शेक्सपियर्स कंपनी वाज अवॉर्डेड रॉयल पेटेंट बाय द न्यू किंग जेम्स वन। इनके पास जेम्स वन आते हैं, आपको याद है, थोड़ा सा पॉलिटिकल सीन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। एलिजाबेथ वन की जब डेथ होती है तो एलिजाबेथन पीरियड खत्म होता है और जेम्स वन आ जाते हैं, और इनकी कंपनी का नाम भी चेंज हो जाता है, शेक्सपियर की किंग्स मैन बन जाते हैं। शेक्सपियर इज ऑफन रेफर्ड टू एज एलिजाबेथन प्लेराइट। आयरोनिकल आप देखें कि शेक्सपियर ने एलिजाबेथन एज में भी लिखा है और जेम्स वन की एज में, जैकोबियन पीरियड में भी लिखा है। बट मोस्ट ऑफ हिज प्लेयर्स वर रिटन इन द जैकोबियन पीरियड, ज्यादा प्ले कहते हैं जैकोबियन टाइम में लिखे थे, लेकिन उसके बावजूद शेक्सपियर को एलिजाबेथन प्लेराइट कहा जाता है। इन 1599 द कंपनी बिल्ट देयर ओन थिएटर द ग्लोब। ये जो ग्लोब थिएटर आज भी मौजूद है इंग्लैंड के अंदर,
आप कभी जाएं तो ज़रूर देखिएगा, इंग्लैंड अगर कोई गया तो। ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर टेम्स, टेम्स जो उनका दरमियान से रिवर गुजरता है लंदन के, उसके किनारे पर है। शेक्सपियर लिव्ड दो एन आउटब्रेक ऑफ द बबूनिक प्लेग इन लंदन, शेक्सपियर ने वो टाइम भी देखा जब प्लेग ने हिट किया था लंदन को। ये बहुत खतरनाक बीमारी है जो चूहों से फैलती, ताउन जिसको कहते हैं। बहुत ज्यादा इसमें डेथ हो गई थी, थिएटर बंद हो गए थे, लोगों के इकट्ठा होने पे पाबंदी लग गई थी, एक जैसे वबाएं फैलती हैं। तो उस जमाने में शेक्सपियर बेरोजगार भी हुए, तब इन्होंने ना वो नैरेटिव पोएम लिखी थी, सोनेट लिखी थी, घर फ्री हो गए थे, ड्रामे थे कोई नहीं लिखने वाले, यानी डिमांड नहीं आ रही थी कोई, तो इन्होंने फिर वो काम किया। Many of Shakespeare's plays were based on historical accounts dramatized by the Shakespeare. He also dramatized stories from classical writers such as Plutarch and Holinshed. यानी कुछ ऐसी स्टोरीज भी जो क्लासिकल हैं, अब कई सोर्सेज यानी शेक्सपियर ने यूज किए हैं। Hamlet was based on the well-known Scandinavian legend called Amleth. Amleth एक स्टोरी है जिसके ऊपर हैमलेट इन्होंने बेस किया। वो स्टोरी है, डेफिनेटली प्लॉट शेक्सपियर ने अपनी स्टोरी तो उन्होंने खुद क्रिएट की। मजे की बात है, शेक्सपियर प्लेस कंटेन 200 रेफरेंसेस टू डॉग्स, ठीक है, एंड 600 रेफरेंसेस टू बर्ड्स। शेक्सपियर को बर्ड्स कितने अच्छे लगते थे आप अंदाजा लगा लें, 600 रेफरेंस दिए उन्होंने बर्ड्स के। इन 1890 यूजीन स्केफलिन, एन अमेरिकन बार्डोलेटर, यानी बार्डोलेटर कौन है, शेक्सपियर का लवर, आप इसे कह लें बार्डोलेटर, एक अमेरिका के बार्डोलेटर थे शेक्सपियर के। 1890 में ना यूजीन शेक्सपियर डिसाइडेड टू इंपोर्ट एवरी काइंड ऑफ द बर्ड मेंशन्ड इन द शेक्सपियर। उन्होंने फैसला किया कि शेक्सपियर में जितने भी बर्ड मेंशन किए वो मैं सारे इंपोर्ट करूंगा, बट नॉट नेटिव टू अमेरिका। दिस इंक्लूडेड अ फ्लॉक ऑफ 60 स्टारलिंग्स रिलीज्ड इन द न्यूयॉर्क। स्टारलिंग्स हैव नाउ ड्रिवन मेनी नेटिव बर्ड्स टू द एज ऑफ द एक्सटिंक्शन। ये अलग बात है, थोड़ा नुकसान हुआ, स्टारलिंग्स वो लेके आए और न्यूयॉर्क के अंदर। Shakespeare's plays are usually separated into the three main divisions: comedies, histories, tragedies. ये शुरू में हमने देखा था, उनकी जो फर्स्ट फोलियोस ने डिवाइड किया था इसको। और एक और अभी रिसेंटली एक मुझे पता चला कि थीसिस शेक्सपियर के ऊपर किया गया है अमेरिका के अंदर, कि शेक्सपियर ने जितने भी हर्ब्स को मेंशन किया है, जितने भी हर्ब्स को, मेडिसिन को मेंशन किया है, दवाइयों के नाम वगैरह, उसके ऊपर एक बंदे ने रिसर्च की है और सारी जड़ी बूटियां और उनकी मेडिसिन और उनकी क्वालिटीज जो है वो निकालने की कोशिश की है, पूरी पीएचडी कर डाली है इस पॉइंट के ऊपर। There are those who question whether William Shakespeare was actually the author of the plays. अच्छा, ये भी एक मजे का क्रिटिसिज्म है। कुछ समझते हैं कि विलियम शेक्सपियर नाम का कोई बंदा नहीं था और ये कोई और था जिसने ये प्ले लिखे। अदर कंटेंडर्स इंक्लूड ऑक्सफोर्ड स्कूल सजेस्टिंग एडवर्ड डी वेयर, एक करेक्टर है एडवर्ड डी वेयर, यानी एक पर्सनैलिटी है। अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड वाज द बेटर कंटेंडर। समझा जाता है इन्होंने ये प्ले लिखे थे, और चूंकि वो बड़े आदमी अपना नाम नहीं यूज करते थे, प्ले राइटिंग एक घटिया काम समझा जाता था, लो काम समझा जाता था, प्रोफेशनल नहीं लेना चाहते थे, तो शायद उन्होंने लिखे। या कहा जाता है कि फ्रांसिस बेकन ने ये लिखे, जो कि क्वीन के इलेजिटिमेट बेटे थे। इनके एसेज आपने पढ़े होंगे, इनके नाम भी बदनाम है इस मामले में कि शेक्सपियर नहीं था, इन्होंने शेक्सपियर एक कलमी नाम था जो प्ले असल में इन्होंने लिखे, और सामने नहीं आते थे ये, क्योंकि प्ले राइटिंग जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन ये कोई वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है। Shakespeare was the most quoted author in the Samuel Johnson's early dictionary of the English language. Before Shakespeare, the English language was much less codified, with no official dictionary and many variations of the spelling. Shakespeare has given many words, estimated 1700 to 3000, to the English language. कहा जाता है इन्होंने 1700 से लेकर तकरीबन 3000 नए लफ्ज इंग्लिश को दिए। ये ऐसे वर्ड इन्होंने क्रिएट किए हैं अपने प्लेस के अंदर, जो बाद में हिस्सा बन गए लैंग्वेज का, आज तक हिस्सा है वो। एस्टिमेशन ऑफ द शेक्सपियर्स वोकैबुलरी रेंज कहा जाता है जी 17,000 से लेकर 29,000 लफ्ज शेक्सपियर को की जो है ना पर्सनल वोकैबुलरी थी, जो उन्होंने अपने प्लेस के अंदर यूज की है। मेरे ख्याल हम जो लोग हैं, बेशक उर्दू बोलें चाहे पंजाबी और इंग्लिश भी मिला लें, हम सारी तो शायद 5,000 फिर भी ना क्रॉस कर पाए। 5 भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 2,000 भी हो गया तो बड़ी बात होगी। शेक्सपियर हैज गिवन मैनी मेमोरेबल फ्रेजेस टू द इंग्लिश लैंग्वेज सच एज वाइल्ड गूज चेज, फॉरगोन कंक्लूजन, इन ए पिकल। काफी फ्रेजेस दिए हैं, यहाँ मेंशन नहीं किए जा सकते। मैंने जो आपको गोल्डन लाइन दी है, आप वहां से आइडिया काफी लगा सकते हैं। शेक्सपियर हैज गिवन मैनी मेमोरेबल इंसल्ट्स, इन्होंने बड़ी इंसल्ट्स भी क्रिएट की, उनमें से ये चंद हैं।
इंसल्ट कह लें, वो गालियां कह लें, आप कह लें किसी की इंसल्ट करने का जो तरीका है। दाउ आर लाइक ए टोड, उन्होंने कहा ये तुम टोड की तरह। अगली एंड venomous, you scullion, you rampellion, you festillian, I will tickle your catastrophe, thou clay-brained guts, thou naughty-pated fool, thou Watson, obscene greasy tallow catch। तो स्ट्रेंज किस्म की फ्रेजेस हैं, लेकिन ये एक्चुअली इंसल्ट्स हैं। आप में से कोई बहुत बड़ा बॉस है कोई, तो वो याद कर सकता है, उसको काम आ जाएंगी सबऑर्डिनेट को डांटने के लिए। लेकिन 38 जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि शेक्सपियर नेवर सीम टू स्पेल हिज नेम प्रॉपरली। कहीं पे उनके जो अपने नाम जब भी उन्होंने लिखे हैं, लिखे मिलते हैं, ऑफन साइनिंग हिज नेम लाइक दैट विल्म शैक, कहीं भी फुल स्पेलिंग नहीं लिखते। ये उनके स्पेलिंग हुआ करते थे आमतौर पे, और अक्सर गलत मलत होते थे। अपने नाम पे उन्होंने देखे कभी ध्यान नहीं दिया, इतने बड़े प्ले राइट ने कभी खुद का नाम प्यार से नहीं लिखा, खूबसूरती से नहीं लिखा। By others, he was referred to be by over 80 different names, such as 80 डिफरेंट नेम है लोगों ने शेक्सपियर को रेफर किया, जिनमें से है शेक्सबर्ड है, शेपर है, ठीक है, आप स्टार्ट करो, जैसे मैंने आपको बताया था, डिफरेंट नामों से याद किया जाता है शेक्सपियर को। सो आखिरी लाइन शेक्सपियर के बारे में, मैकबेथ वाज ऑफन अनपॉपुलर फॉर इट्स रेफरेंस टू द विचेस व्हिच क्रिएटेड फियर इन द मिडिल एज। आपको पता है मिडिल एजेस के अंदर रिलीजन का बहुत होल्ड रहा, और बाद में आने वाले टाइम में विच ट्रायल, आपको याद होगा अमेरिका के विच ट्रायल, सैलम विच क्राफ्ट पे एक पूरा जो है ड्रामा है द क्रूसिबल मिलर का, वो भी इस बात की तरफ इशारा करता है। जो ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, इनके अंदर एक ट्रबल पाया जाता है कि विचेस का जो खौफ है, जो डर है, जो चर्च ने फैलाया था जादूगरनी और विचेस का, और फिर उनको बहुत ज्यादा लोगों की जान भी ली गई विच के नाम के ऊपर। तो उसकी वजह से जो मैकबेथ में विचेस हैं, वो जो कहती हैं हरली बरली व्हेन वी थ्री शैल मीट अगेन, हरली बरली वाला रेन थंडर, और इस तरह की जो लाइनें हैं, ये बहुत खौफ क्रिएट करती थी। और शेक्सपियर के टाइम में तो ये ड्रामा चल गया, क्योंकि वो भी मॉडरेट टाइम था, नया नया रोशन ख्याली चल रही थी। लेकिन बाद में आने वाले टाइम में तो विच का रेफरेंस ही बड़ा मुश्किल हो जाता था। विच क्रिएटेड फियर इन द मिडिल एजेस, देयर रिमेन्स अ लॉन्ग थिएटर सुपरस्टिशन ऑफ सेइंग अलाउड इन द नेम मैकबेथ। और बाद में इवन ये एक सुपरस्टिशन भी बन गई कि स्टेज के ऊपर मैकबेथ भी नहीं कहना जोर से, नहीं तो विच आ जाएगी, या एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाएगा, डेविल अट्रैक्ट होता है इससे। सुपरस्टिशन आपको पता है हर सोसाइटीज में होती है, इसी तरह उनके यहाँ भी पाई जाती है। तो ले बेन जॉनसन अब आ जाएगा। तो ये शेक्सपियर जो है हमारा यहाँ पे, आज हमने इसको तमाम कर दिया है, इसका रिव्यू भी कर दिया। आज का लेक्चर भी हमारा इस पे खत्म होता है।